नमस्कार सभी को। तो हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला क्लास देखे थे। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किए थे, उसमें कुछ कंडक्टर वगैरह सब। उसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ टॉपिक को और हम लोग देखते हैं जो कल चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना है। तो आगे हम लोग चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक प्रोसेस है और इलेक्ट्रोलाइट जो है एक सब्सटेंस है, पदार्थ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, जो कल चर्चा की है पिछले क्लास में कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर में वहां पर हम लोग देखे दो भाग में बांटे, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात होगी कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं या मोल्टेन या फ्यूज्ड स्टेट लेते हैं, पिघला अवस्था रहे, या उसका जलीय घोल लेते हैं, और जब उसमें उतना सब कुछ लेके इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के पश्चात वो कंपाउंड अपने कंपोनेंटल आयन के रूप में विघटित होता है, टूटता है। अब यदि वो विघटित हो रहा है, आयन के रूप में टूट रहा है, तो वो पदार्थ कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट और ये घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा और वो इलेक्ट्रोलाइसिस भी घटना नहीं कहलाएगा। तो फिर से समझ ले कि जब किसी केमिकल सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन या उसके मोल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, कोई भी सब्सटेंस है उसका लेंगे मोल्टेन स्टेट मतलब द्रवित अवस्था या पिघला अवस्था। जैसे नमक लिए तो नमक को पिघला दिए या नमक का जलीय घोल लिए, अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के पश्चात यदि वो अपने कंपोनेंटल आयन के रूप में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है, तब वो पदार्थ कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट और ये घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोग चले। When on passing electric current through molten or fused state or aqueous solution of any chemical substance then if it is decomposed as its componental ions so such substance
will be called electrolyte, and this phenomenon is called इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कहता है कि यदि किसी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस के मोल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट या जाकर के एक्वस सॉल्यूशन से होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के पश्चात यदि वह कंपाउंड अपने कंपोनेंटल आयन के रूप में टूटता है तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और यह घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल के लिए आयनिक कंपाउंड एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जितना भी होगा, ये सब का सब इलेक्ट्रोलाइट होगा और यह घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे NaCl है, फ्यूज्ड है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, और यदि वो अपने कंपोनेंटल आयन के रूप में टूट रहा है, K2SO4 मोल्टेन, तो ट्वाइस K + 1 + SO4 - 2, S3PO4, तो 3H + PO4 - 3। तो इस ढंग का जो भी सब्सटेंस होगा वो सब का सब कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस और ये पदार्थ कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो समझ गए होंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युत अपघट्य, और ये कहलाता है वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन प्रोसेस हो गया और वो सब्सटेंस कहलाएगा वैद्युत अपघट्य। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहा जाता है। इसके बारे में फिर चर्चा हम लोग करते हैं, जस्ट आर्हेनियस का थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर और इसमें डिटेल जाना है हमको। तो ये जाकर हम लोग यहाँ पर देख ली तत्कालिक परिभाषा, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहे और इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहे। अब आगे types of electrolyte. It has two types. पहला है strong electrolyte, that type of electrolyte which is decomposed easily
and completely on passing of electric current through it, और सिंपल वे में लिखें तो which is electrolyzed easily and completely is called a strong electrolyte। तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट, वैसे प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट जिससे होकर के इलेक्ट्रोलाइट मैंने इलेक्ट्रिक करंट यदि पास कराते हैं और पास कराने के बाद वो आसानी पूर्वक और कंप्लीटली मतलब पूर्णतः जितना लेंगे टोटल उसका अमाउंट जो है प्लस और माइनस के रूप में विघटित हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के लिए आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, लाइक NaCl, NaBr, KBr, K2CO3, K2SO4, MgSO4, CaCO3 एटसेट्रा। तो जो भी इस ढंग का कंपाउंड है जो आयनिक कंपाउंड बना हुआ है, अर्थात मेटल और नॉन मेटल के द्वारा जो बना हुआ कंपाउंड सब जो आयनिक कंपाउंड कहलाता है, तो वो जितना भी कंपाउंड होगा वो सब का सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अर्थात उससे होकर यदि इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो कंप्लीटली टूटेगा और जाकर के इजीली टूटेगा, कहीं कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, आसानी पूर्वक पूर्णतः विघटित हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बी नंबर, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहता है कि दैट टाइप ऑफ electrolyte which is not decomposed easily and completely on passing of electric current through it, or which is not electrolyzed easily and completely is called weak electrolyte। जो वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो आसानी पूर्वक और कंप्लीटली पूर्णतः नहीं विघटित हो रहा है, जो पार्शियली टूट रहा है, मतलब कुछ मात्रा बचा रह गया, कुछ मात्रा टूटा, तो वो क्या कहलाएगा, हमको है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जांपल में पोलर कोवेलेंट compounds like HCl, HF, CH3COOH, HCOOH, H2C2O4 एटसेट्रा। तो जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि आसानी पूर्वक और कंप्लीटली नहीं टूट रहा है, इलेक्ट्रोलाइज्ड नहीं हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये था इलेक्ट्रोलाइट का टाइप। अब हम लोग देखते हैं आगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
that type of chemical compound which is not decomposed on passing electric current through its molten or fused form or aqueous solution is called non-electrolyte. अथवा में कह सकते हैं that chemical substance which can't be electrolyzed is called non-electrolyte. तो कहता है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो मतलब विघटित नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे वो अपने कंपोनेंटल आयन के रूप में टूट नहीं सकता है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जाम्पल में ऑल नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, तो जितना भी नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होगा वो सभी को यदि हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कराते हैं तो वो टूटता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको CCl4 SiO2 SiCl4 तो इस रंग का जो भी पदार्थ होगा जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, अर्थात जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के बाद चाहे वो उसका मोल्टेन स्टेट लें, फ्यूज्ड फॉर्म लें या जाके उसका एक्वस सॉल्यूशन लें, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का फिर टाइप देख लिए हम लोग कि दो टाइप देखे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हटा दो, चलिए तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का टाइप, और पिछले क्लास में देखे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर वगैरह सब के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, एक थ्योरी है आर्हेनियस का आयनिक थ्योरी। इस थ्योरी को हम लोग देखते हैं। ये थ्योरी जो है कहीं बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए थ्योरी है। उस थ्योरी को हम लोग समझेंगे
तो आगे हमको कहीं न कहीं हेल्प मिलेगा। कुछ पार्ट हम लोग वहाँ पर देख चुके हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में एसिड बेस के रूप में दिखलाए थे, वहाँ पर परिभाषा बताए थे। तो यहीं से इसी थ्योरी से उठ के गया था। तो पहले हम लोग आरएनएस काइनेटिक थ्योरी देखते हैं, उसके बाद तब फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तब हम लोग फैराडे लॉ वगैरह सबको देखेंगे। आर्हेनियस आयनिक थ्योरी। In this theory, following different postulates are found। क्या क्या पोस्टुलेट है? तो पहला नंबर कहता है, जस्ट वही जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का परिभाषा देखे हैं, बस वही परिभाषा यहाँ पर है, यहीं से उठ के गया है वो भी परिभाषा। कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टन स्टेट से होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं या उसके एक्वस सॉल्यूशन से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो यदि पदार्थ विघटित हो जाता है अपने कंपोनेंटल आयन के रूप में, तो वैसे पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है और ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहला लाइन तो वही है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू molten form or fused form or aqueous solution of any compound if it is decomposed as its componental ions, then such compound is called electrolyte, and this phenomenon is called इलेक्ट्रोलाइसिस, जो अभी हम लोग परिभाषा देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको फिर समझाने की जरूरत नहीं है, बस वही चीज बता चुके हैं जो है कि किसी भी किसी भी कंपाउंड के फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टन स्टेट या उसके एक्वस सॉल्यूशन से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। यदि वो कंपाउंड कंपोनेंटल आयन के रूप में टूट रहा है तो उसको कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, और इस घटना को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा पॉइंट, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट obtained positive charged componental ion is called cation। तीसरा, obtained
नेगेटिव चार्ज्ड आयन या कंपोनेंटल आयन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस is called anion। तो छोटा सा पॉइंट है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है उसको कहा गया कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है जो कंपोनेंटल आयन प्राप्त होगा उसको कहा जाएगा एनायन। चौथा, बोथ कैटायन and anion are found as dynamic equilibrium with electrolyte। कहता है कि जो कैटायन या एनायन प्राप्त होता है वो कैटायन और एनायन दोनों जो है इलेक्ट्रोलाइट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, गतिक साम्य बनाए रखता है। अर्थात इलेक्ट्रोलाइट से कैटायन एनायन प्राप्त करते हैं तो उसका जो वेलोसिटी होगा, रेट होगा, फिर पुनः कैटायन एनायन मिल करके इलेक्ट्रोलाइट बनाने की तैयारी में रहता है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है जो हम लोग पीछे केमिकल काइनेटिक्स में देख चुके हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें भी दोनों का रेट बराबर है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन कैटायन से जा रहा है, कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे जा रहा है कैटायन और एनायन बना रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। और फिर कैटायन एनायन दोनों मिल करके, जस्ट हम लोग दिखा रहे हैं अभी उसको, तो कैटायन एनायन दोनों मिल करके यदि इलेक्ट्रोलाइट बना रहा है और उसको कहते हैं हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का जो यदि वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाएगा उस अवस्था को हम लोग यहाँ कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो गतिक साम्य की अवस्था में पाया जाता है कौन? तो कैटायन और एनायन किसके साथ? इलेक्ट्रोलाइट के साथ। बस छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, खाली बस एक जगह इकट्ठा करके देख लेते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर, तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस anion is deposited at anode plate of cell after releasing electron। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जो एनायन है वो एनोड प्लेट पर जमा होता है। सेल का एनोड प्लेट, जो सेल यूज कर रहे हैं उस सेल के एनोड प्लेट के एनायन पर रिलीज होगा कौन? तो ये जाकर के जो है कि एनायन जो भी है। आफ्टर electrolysis cation is deposited at cathode plate। ये कैथोड प्लेट पर जमा होगा आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट
करने के पश्चात। अब एग्जाम्पल देखते हैं सबका कि यदि यहाँ पर हमको कोई भी लेते हैं जैसे CaBr2 मोल्टेन फॉर्म में है, अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ऑटोमेटिकली ये टूटेगा Ca+2 2Br- के रूप में। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। ठीक है, तीनों पॉइंट हो गया। क्या ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ये पदार्थ कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव चार्ज आयन वाला कहलाएगा कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाला आयन कहलाएगा एनायन। अब जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट कहता है कि ये कैटायन और एनायन, ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका रेट और इसका रेट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और वैसे अवस्था को हम लोग कहेंगे एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। RF equal to RB, where RF equal to rate of forward reaction and RB equal to rate of backward reaction। तो ये दोनों, इसका रेट और इसका रेट बराबर होगा। तो चौथा पॉइंट बोल रहा है कि उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब पांचवा पॉइंट बोला कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस एनायन जो है तो 2Br- ये Br2 के रूप में जमा होगा +2 इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, मुक्त कर रहा है। ये कहाँ जमा होगा, तो एट एनोड, या यहीं पर लिख लें एट एनोड। तो एनोड पर यह घटना घटित हो रहा है, जबकि कैथोड पर एट कैथोड ये Ca+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Ca जमा होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है कि हमको यहाँ पर जो है कैल्शियम ब्रोमाइड जो है इलेक्ट्रोलाइट है, टूटने के बाद कैटायन एनायन बनाया। कैटायन एनायन जो है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में RF और RB जो दोनों का है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पांचवा पॉइंट बोले कि इसमें जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कहाँ जमा हो रहा है, एनोड पर, और कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जमा कहाँ हो रहा है, कैथोड पर। तो इतनी सारी बातों की जानकारी हम लोग को अभी तक मिली आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत में। अब कुछ पॉइंट और देखते हैं हम लोग जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे 7वां पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट रिलीजेज H+ आयन और H3O+ आयन आफ्टर electrolysis as cation, then it is called
आर्हेनियस एसिड। कहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है केटाइन के रूप में H+ आयन या H3O+ आयन मुक्त करता है तो उसको हम लोग कहेंगे आर्हेनियस एसिड, जो पिछला चैप्टर में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में देखे थे। एग्जाम्पल फिर देख लें एक बार। CH3COOH इलेक्ट्रोलाइसिस, तो CH3COO- प्लस H+, HBr, Br- प्लस H+, HNO3, NO3- प्लस H+, H3PO4, PO4- 3 + 3H+। यदि वो जलीय घोल के रूप में लेके चलें तो Cl- H3O+, HNO3 प्लस एक्वस सॉल्यूशन H2O, तो NO3- प्लस H3O+। तो ये सब का सब कहलाएगा आर्हेनियस एसिड्स, जो वहां भी देखे थे पिछले चैप्टर में कि कोई भी वैसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात यदि H+ आयन रिलीज कर रहा है या ये H3O+, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन दोनों में से किसी को रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात, तो वैसे पदार्थ को जो कैसा काम कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे आर्हेनियस एसिड, जो पीछे भी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में देखे थे। एक बार फिर रिपीट हो गया। अब एक और पॉइंट है 8वां, कहता है व्हेन इलेक्ट्रोलाइट रिलीजेज OH- आयन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस एज एनायन, यदि एनायन के रूप में OH- आयन रिलीज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड आर्हेनियस बेस। तो इसको हम लोग को कहना है आर्हेनियस बेस। तो जैसे यहां पर है एग्जाम्पल के तौर पर KOH इलेक्ट्रोलाइसिस, तो K प्लस OH माइनस NaOH, Na प्लस OH माइनस MgOH का होल टू Mg प्लस 2 प्लस ट्वाइस OH माइनस AlOH होल 3 Al प्लस 3 प्लस 3OH माइनस। तो इस ढंग का जो भी सब्सटेंस होगा वो सभी कहलाएगा आर्हेनियस बेसेज। तो परिभाषा ये कह रहा है, इस थ्योरी का अगला पॉइंट था कि कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात OH- आयन रिलीज कर रहा है तो उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे आर्हेनियस बेस, जो पीछे इसके बारे में भी हम लोग जान चुके थे सॉल्यूशन चैप्टर में। तो ये था आर्हेनियस थ्योरी या आर्हेनियस का आयनिक थ्योरी। तो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन में ही चल रहे थे, अभी तक हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। अब इसी में और थोड़ा सा कुछ देखना है बेसिकली, कि अभी हम लोग देखे कंडक्टर किसको कहते हैं, नॉन कंडक्टर कौन है, सेमी कंडक्टर कौन है,
उसके बाद हम लोग देखे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसको आर्हेनियस का थ्योरी देखे। तो सब में एकदम बेसिकली चीज हम लोग छोटा सा चीज को उठा के देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी हम लोग सिलेबस का मेन टॉपिक पर हम लोग गए नहीं हैं। अब इसके बाद जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसका मेन फोकस रहता है फैराडे लॉ पर। तो फैराडे लॉ जाएंगे, जो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर पहुंच जाए हम लोग। तत्कालिक हम लोग यहाँ पर उसके जाने से पहले एक है माइग्रेशन थ्योरी है, उसको देखना होगा। और उसको देखने के उसका रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पर यह है कि जब अकेला पदार्थ लेते हैं तो हमको ये टूट रहा है, ये तो हमको मालूम हो गया। लेकिन एक से अधिक पदार्थ का मिक्सचर ले लिए तब कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा, तो इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे माइग्रेशन थ्योरी। और उसके बाद तो फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के पश्चात क्या होता है। मोल्टन स्टेट में कराएंगे तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन कराएंगे तो क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे सेल में उसको देखेंगे। फिर सेल के बारे में देखेंगे कि सेल कहते किसको हैं, सेल कितने टाइप का होता है। इन सारे बातों की जानकारी अगले क्लास में हम लोग फिर लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।